We have already learned about the conductor when placed in a magnetic field. There is a force experienced by the current carrying conductor. Now this time we consider the force between the two infinite long straight parallel conductor carrying current. Then now देखो दो कंडक्टर हमने लिया है, एक कंडक्टर मान लो, एक को हमने 1 माना, दैट इज द कंडक्टर 1, और ये हो गया कंडक्टर 2, और इस दोनों कंडक्टर में करंट का मोमेंट है। मान लेते हैं, सपोज करो कि इन द कंडक्टर 1 द करंट इज द I1 करंट इज मूविंग, I1 करंट इज मूविंग इन ए कंडक्टर 1। ऑन दैट केस, अब देखो करंट यहां किसी भी कंडक्टर में अगर मूव कर रहा है तो ऐसे में राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, और राइट हैंड थंब रूल लगाने से हमको क्या मिल रहा है कि करंट के डायरेक्शन पे, हम सब जानते हैं कि करंट के डायरेक्शन पे अगर हम थंब को रखते हैं तो ऐसे में जो फिंगर है वो दैट रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। एंड हियर इफ वी कंसीडर द वन कंडक्टर हैविंग द करंट I1, तो इसके चारों ओर भी हमको क्या मिल रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल। और ये मैग्नेटिक फील्ड हमको क्या दिखा रहा है, देखो एक अगर हम इसको फर्स्ट वाले कंडक्टर को लेते हैं तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हमको इस साइड मतलब टुवर्ड्स द सेकंड कंडक्टर क्या हमको मिल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड है। लेकिन जब हम इधर देख रहे हैं जहां पे कंडक्टर 2 नहीं है, उस साइड में, इसके अपोजिट साइड में, तो लाइंस क्या है, बाहर की ओर निकल रहा है। तो जहां पर अंदर की ओर जा रहा है वहां हमने क्रॉस कर दिया, दैट इज द क्रॉस। और ये इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर 1 के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो इसको हमने B1 कंसीडर किया, मैग्नेटिक फील्ड B1, एंड दैट इज B1, दिस मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर 2 के साइड में ये हमेशा इनसाइड है, ठीक है, एंड दैट इज आल्सो B1 वेक्टर, ठीक है। हाँ, ये मैग्नीट्यूड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, तो हम लोग वो बात बाद में करेंगे। अभी इतना जान रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है तैयार हो रहा है वो कंडक्टर 1 के द्वारा क्या देख रहे हैं कि इनसाइड द बोर्ड जा रहा है, जो कंडक्टर 2 ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जो उसकी डायरेक्शन इनसाइड द बोर्ड है। और वही यहां पर अगर हम इस साइड लेते हैं तो हमने डॉट कर दिया, दैट मींस ये बाहर की ओर निकल रहा है। और यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया, इसका किसका मैग्नेटिक फील्ड है, फॉर द कंडक्टर 1, एंड दैट इज द B1। ये मैं स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बात कर रहा, ये सिर्फ एक सिंबल है, सिंबल दिखा रहे हैं कि इस कंडक्टर के चलते जिसमें करंट I1 चल रहा है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है। अगर हम राइट साइड देखते हैं तो ऐसे में इनसाइड द बोर्ड दिख रहा है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम लेफ्ट साइड लेते हैं तो द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज आउटवर्ड फॉर द करंट कैरिंग कंडक्टर 1। अब सोचो कि करंट कैरी, जब किसी कंडक्टर में आप रखते हो, सेकंड कंडक्टर अगर हम ले रहे हैं और सेकंड कंडक्टर में करंट I2 आप कंसीडर करते हो इन द सेम डायरेक्शन दैट ऑफ द I1 का जिधर डायरेक्शन है उधर ही करंट का डायरेक्शन यहां पर भी है 2 में भी। लेकिन 2 किसके मैग्नेटिक फील्ड में है, तो I1 के मैग्नेटिक फील्ड पे है। दैट मींस जो कंडक्टर 1 के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुआ उस मैग्नेटिक फील्ड में आपने किसको रखा है, कंडक्टर 2 को रखे जिसमें करंट I2 मूव कर रहा है। इसका मतलब फील्ड का डायरेक्शन अंदर है, फील्ड का डायरेक्शन अंदर है और करंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो गया, करंट इधर जा रहा है। देखो फील्ड इस साइड है, फील्ड का डायरेक्शन आप ऐसे देख रहे हो और परपेंडिकुलर है क्या, करंट का डायरेक्शन। तो ऐसे में फोर्स किधर पड़ेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, जो कि आप और हम सब जान रहे हैं, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। पहले आपने लिखा राइट हैंड थंब रूल, पहले रूल क्या आपने लगाया, राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। एंड सेकंड कंडक्टर के लिए क्या हो गया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल में बार-बार हम लोग जाने हैं कि इंडेक्स रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, द मिडिल पोर्शन जो आप देख रहे हैं दैट रिप्रेजेंट द करंट एंड द फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द थंब। अब देखो यहां पर अगर हम इसको रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, करंट ऊपर की ओर,
तो फोर्स किधर पड़ रहा है, टुवर्ड्स द कंडक्टर 1। इसका माने अगर हम यहां देखते हैं तो फील्ड का डायरेक्शन, करंट हो गया ऊपर, फील्ड हो गया अंदर की ओर, तो फोर्स किधर पड़ रहा है, तो फोर्स यहां पर एक्ट कर रहा है, दैट फोर्स इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू द 1, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है दिस वे। फील्ड का डायरेक्शन अंदर है, करंट आपका ऊपर चल रहा है, करंट इज इन दिस डायरेक्शन I2 एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ द B1 का मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, यहां पर भी आप देख रहे हैं दिस इज द 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री बना रहा है। तो फोर्स किधर पड़ा, तो फोर्स को आप देख रहे हैं कि फोर्स टुवर्ड द कंडक्टर 1 पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दो रूल हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अब सोचो कि करंट I2 in a conductor 2 is moving, so there also the magnetic field will produce, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल अगर फिर हम यहां कंसीडर करते हैं फॉर द कंडक्टर 2, तो ऐसे में फिर यहां पर एक लूप तैयार होगा, मींस मैग्नेटिक फील्ड का रूल राइट हैंड थंब रूल से लेते हैं। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं इसका डायरेक्शन कैसा है। इसका मतलब इधर साइड में क्रॉस लगा दिए, दैट रिप्रेजेंट द B2 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B2, लेकिन यहां पर आ गए तो डॉट हो गया, दैट इज द डॉट, एंड डॉट फॉर व्हाट, B2, और यही डॉट फिर हम इधर भी ले लेते हैं, तो इसके लिए फिर यहां पे डॉट हो गया, लेकिन ये डॉट किसका है, B2 का है। मतलब कंडक्टर 2 having the current I2 produces the magnetic field of B2। यहां पे फिर हमने कहा इट इज सिंबल, मींस दीज आर द फील्ड व्हिच इज मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड, दीज आर द फील्ड नॉट द स्ट्रेंथ। हम यहां पर अब स्ट्रेंथ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि यहां पर दोनों जगह हमने B1 लिख दिया, ऐसा नहीं, क्योंकि स्ट्रेंथ दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर, वो भी बात अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन यहां पर पहले समझ रहे हैं कि हमने क्या कहा कि राइट हैंड थंब रूल यहां भी फॉलो करेंगे, और इसके हिसाब से जो करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है दैट इज मूविंग आउटवर्ड, ये बाहर की ओर निकल रहा है, और उसमें करंट I1 रखा हुआ है, या I1 में करंट जो कंडक्टर 1 में मूव कर रहा है। अगेन वी सी द लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब देखो कंडक्टर का करंट का डायरेक्शन बाहर हो गया, करंट अपवर्ड हो गया, करंट सब देखो यार समझो, यहां पे हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, करंट ऊपर की ओर है, ऊपर चला गया करंट, तो फोर्स किधर चला गया, दैट फोर्स मूव्स टुवर्ड्स द कंडक्टर 2। तो अब इसी बात को आप यहां लिख रहे हो कि फोर्स जो एक्ट कर रहा है ऑन द कंडक्टर 1, दैट इज द कंडक्टर 1 ड्यू टू द कंडक्टर 2, करंट हो गया यहां पर I1 करंट है, और क्या दिख रहा है, तो फील्ड किधर की ओर जा रहा है, तो फील्ड आउटवर्ड है, बाहर की ओर निकल रहा है, एंड दैट इज द फील्ड B2। तो क्या हम यहां कैलकुलेट किए, सबसे पहली बात दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर 1 इज द वी फॉलो द राइट हैंड थंब रूल फॉर आइदर ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। यहां हम लिख दे रहे हैं नंबर 1, consider the right hand thumb rule, consider the right hand thumb rule और स्क्रू रूल, जो भी आप करते हैं, थंब रूल करंट के डायरेक्शन पे, थंब रूल पहली बात फॉर बोथ द कंडक्टर, दोनों कंडक्टर के लिए आपने राइट हैंड थंब रूल लिया, जो एल आप देख रहे हैं, और इससे हमने क्या निकाला, मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा क्या किए, वी कंसीडर द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दोनों में हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिया। पहला इनसाइड जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है फॉर द कंडक्टर, तो फोर्स किधर पड़ा, टुवर्ड्स द कंडक्टर 1। दूसरा बाहर हो गया, तो फोर्स किधर पड़ा, टुवर्ड्स द कंडक्टर 2। तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं कंसीडर द
Fleming's left hand rule for the direction of the force, for the direction of the force, फोर्स के डायरेक्शन के लिए। और हमने क्या पाया कि अगर करंट सेम डायरेक्शन पे चल रहा है तो फोर्स क्या हो गया, दोनों अपोजिट एक्ट कर रहा है लेकिन टुवर्ड्स ईच अदर, मींस द फोर्स हैव ए टेंडेंसी टू अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को खींचना चाहता है, ये भी इसके तरफ जा रहा है, ये भी इसके तरफ आ रहा है, तो एक दूसरे को खींचना चाह रहा है, दैट इज द अट्रैक्शन। हम यहां लिख सकते हैं द करंट इन द सेम डायरेक्शन इन बोथ द कंडक्टर, देन द आइदर ऑफ द फोर्स आर अट्रैक्टिव। क्या होगा यहां पर, आइदर ऑफ द फोर्स आर अट्रैक्टिव, लिख सकते हैं आइदर ऑफ द फोर्सेस आर अट्रैक्टिव। अब बात उठती है कि ये तो डायरेक्शन हम लोग बात कर लिए, दैट वी कम टू नो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन आइदर ऑफ द कंडक्टर, लेकिन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड। तो अब मैग्नीट्यूड के लिए सबसे पहली बात, हम अगर एक कंडक्टर का I1 का लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B1 है, और ये B1 कितनी दूरी पे कंडक्टर आपको रखा हुआ है, R डिस्टेंस पे कंडक्टर रखा हुआ है। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ R, मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ R डिस्टेंस पे, at the distance of R, due to the current carrying conductor 1, due to the conductor 1 having current I1 करंट मूव कर रहा है, तो यहां पर हम जो मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं और क्या आपने लिया है, स्ट्रेट पैरेलल, इनफाइनाइट लॉन्ग, बहुत दूर तक जा रहा है और स्ट्रेट और पैरेलल है, तो ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाला है स्ट्रेट और मैग्नेटिक में, तो मैग्नेटिक फील्ड दैट इज द B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 by the distance R, that is the relation 1, मैग्नेटिक फील्ड निकल गया, that is the B। मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं तो हम वेक्टर यहां से हटा दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी डायरेक्शन हम लोग बात कर चुके हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 by R, that is the first relation। अब इस फर्स्ट रिलेशन में करंट I2 is moving in the field of the at a distance of R डिस्टेंस पे। हमने कहा हम सिंबॉलिकली इसको दिखाया, B1 इधर भी है, B1 इधर भी है, इट इज नॉट द स्ट्रेंथ, रिमेंबर ये सिर्फ सिंबल दिखाया कि ये मैग्नेटिक फील्ड इसका आगे भी बढ़ते जाएगा कंसंट्रिक रिंग्स के रूप में, तो ये किसका फील्ड है, करंट 1 का फील्ड यहां पर दिख रहा है। फील्ड की का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस एंड दैट इज द इन द इक्वेशन नंबर 1। नाउ हमने इससे पहले पढ़ा है कि कोई भी फील्ड में अगर कंडक्टर रखा हुआ है तो वहां पर और परपेंडिकुलर है, आप देख रहे हो यहां में 90 डिग्री लिया है, तो अगर परपेंडिकुलर है दैट मींस द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग इज द BIL। नाउ फॉर द यूनिट लेंथ, अब हम बात कर रहे हैं द मैक्सिमम जो आपने फोर्स लगाया, फोर्स फॉर द यूनिट लेंथ ऑफ ए कंडक्टर टू, force for the unit length of a conductor to, force for नहीं करके force on the कर दो, on the unit length या ऐसे लिख सकते हैं the force in a conductor to, per unit length, force in a conductor to
per unit length is given as अब देखो, अभी हमने बताया कि फील्ड है 20 का कंडक्टर 1 का, करंट है कंडक्टर 2 में और दोनों के बीच में परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, तो फोर्स एक्ट किया एंड दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स और लॉरेंट फोर्स। सो दैट फोर्स, दिस इज द 2 पे 1 का फोर्स दैट इज इक्वल टू, फिर यहां पर हम अभी मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं इसलिए हमने वेक्टर का सिंबल हटा दिए और ये हो गया V1। करंट किसका है, करंट I2 चल रहा है, I2 एंड यूनिट लेंथ मींस L बराबर यूनिट आपने कंसीडर किया, यूनिट लेंथ। अब ऐसे में V1 का वैल्यू ऊपर में दिया हुआ है और I2 आप यहां पर ऑलरेडी लिए, तो हम इसको लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 by R and this is the force। ये फोर्स आपको क्या मिला, the force experienced on the conductor that is towards the conductor 2 towards the conductor 1। अब ये बात को आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये रिलेशन हमने यहाँ पे लिख दिया, the force एक्ट कर रहा है और कौन फोर्स अभी हम लोग कैलकुलेट किए, F21। अब इसी तरह सिमिलरली अगर हम सेम कंडीशन को फॉलो करते हैं और सिमिलरली अगर हम देखें कि कंडक्टर 1 भी इसके मैग्नेटिक कंडक्टर 2 के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और यहां भी वही सब रिलेशन आ रहा है, तो हम इसी में चेंज कर देते हैं दैट मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ r ड्यू टू द कंडक्टर 2 हैविंग द करंट I2, तो ये V2 अब हो गया द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू और यहां हमने I2 कर दिया और ये रिलेशन हो गया दैट इज द इक्वेशन नंबर 3। तो ये सेम कैरेक्टर को आपने रखा सिमिलरली और फिर देख रहे हैं कि द फोर्स इन ए कंडक्टर 1 पर यूनिट लेंथ इज गिवन एज, अब यहां भी रिलेशन आपने क्या ले लिया 1 2 फॉर दैट इज द V2 I1 करंट, कंडक्टर का करंट कितना चल रहा है यहाँ पे I1 करंट चल रहा है, सो I1 इज द करंट फॉर द यूनिट लेंथ। अब ये रिलेशन फिर आपके पास आ गया, लेकिन यहाँ फोर्स क्या हो गया 1 2 हो गया एंड दैट रिलेशन बिकम द इक्वेशन नंबर 4। मेरी बात समझ में आई सबको? कहने का मतलब है कि सारा रिलेशन वही है, क्योंकि हमने यहां पर भी दो बात को फिर रखा, एक स्ट्रेट वायर में सर्टेन डिस्टेंस पे कितना फील्ड होता है, स्ट्रेंथ होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है, वो आपने कंसीडर किया, चाहे वो करंट I1 का लो चाहे करंट I2 का लो, द डिस्टेंस इज द सेम, सो द रिलेशन शोज द ओनली चेंज इन द करंट। वो एक बात। दूसरी बात आपने कहा कि कोई मैग्नेटिक फील्ड में अगर कंडक्टर रखा हुआ है तो दैट फील्ड एक्सपीरियंसेस and conductor having the current, so that on that condition it experiences some force and there is the tendency to deflect from its path, अपने पाथ से वो हटेगा, ऐसा डिफ्लेक्शन का टेंडेंसी होता है। तो ऐसे में भी आपने F21 निकाला जो आपको सेम रिलेशन मिला जैसे आपने इक्वेशन नंबर 2 में निकाला था। तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है और डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल they are opposite, so each force are equal by magnitude and opposite by direction. What we will find here, the tendency again it have a tendency to deflect from its own path and will attract, the tendency is what, to attract, to join to each other, एक दूसरे से सटना चाहेगा, ठीक है। तो इसको सटने से रोकने के लिए अगर पैरेलल वायर आप ले रहे हो इन द सेम डायरेक्शन द करंट इज मूविंग, सो ऑन दैट केस वी यूज द सम होल्डर, ठीक है। होल्डर आप पोल में भी देखे होंगे कि वहां पर भी होल्डर लगा रहता है, दोनों को तार को अलग अलग सेपरेट रखने के लिए अगर करंट सेम चल रहा है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं तो कंक्लूजन हम क्या लिखेंगे कि आइदर ऑफ द फोर्स आर इक्वल बाय मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट बाय द डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये बात आपने देखा कि और कंक्लूजन में क्या हो गया कि इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन
either of the forces are equal by magnitude, और कितना इक्वल है तो आप यहां पे देख रहे हैं दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2 by R, that is the magnitude. Either of the forces are equal by magnitude and opposite by direction. And opposite by direction, and direction is क्या? Attractive. Direction towards each other, towards each other. और यहीं पर हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ये कैसे देखें? अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. और क्या फाइंड आउट किए यहां पर? तो ये भी रिलेशन हमको मिल गया दैट मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्स क्या है? इक्वल बाय मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट बाय डायरेक्शन. दैट इज द फोर्स 1 2 इज इक्वल टू द माइनस ऑफ द फोर्स 2 1. यहां क्या हो गया? दोनों इक्वल बाय मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट बाय डायरेक्शन. दैट मींस इट विल फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट इज द आइदर ऑफ द फोर्स. और ये क्या है? अट्रैक्टिव है. अब देखो यहां पे बात कर रहे हैं कि अगर करंट का डायरेक्शन को हम अपोजिट कर देते, ये तो हमने साथ कहा कि अगर सेम करंट का डायरेक्शन मूव कर रहा है, और अगर करंट के डायरेक्शन को, अब देखो इसको हम यहां पे हटा रहे हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड आप लिखे दैट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या है? आइदर ऑफ द टुवर्ड्स ईच अदर. ठीक है, दोनों का फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के पास है. अभी बात कर रहे हैं कि अगर फोर्स के डायरेक्शन को हम दोनों का पैरेलल है लेकिन अपोजिट ले ले, फोर्स ने करंट के डायरेक्शन को, और तब अगर समझे, और ये आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ इसको समझा दे रहा हूं. सेम कैरेक्टर यू विल फाइंड. दिस इज द रिलेशन. अगर ये कंडक्टर है और एक कंडक्टर में मान लो करंट इन द वन कंडक्टर इज मूविंग अपवर्ड. करंट एक में अगर सीधा I1 is moving this one and the another conductor which have the current in opposite direction I2, but having the same distance of R. दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? R है. अब इन दोनों को कंपेयर करो. इसके लिए अगर हम राइट हैंड रूल लगाते हैं, थंब रूल लगाते हैं, तो करंट का डायरेक्शन हमको ऐसे मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको ऐसे मिलता है. एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर V1. यहां पर भी V1 ले लिए और यहां पर भी क्रॉस आया और यहां पर भी क्रॉस आया. इसका मतलब R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है. किसके लिए? कंडक्टर 2 के लिए. ये कंडक्टर 1 हो गया और ये कंडक्टर 2 हो गया. लेकिन अब हम फ्लेमिंग्स रूल लगाएंगे यहां पे. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाए. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, करंट इज डाउनवर्ड, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया? फोर्स किधर हो गया? F2 पे 1 का फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया? आउटवर्ड, अवे फ्रॉम द कंडक्टर 1. देखो अपने से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ और देखो ये अंदर की ओर है और करंट का डायरेक्शन नीचे है, करंट नीचे है, तो फोर्स थंब किधर हो गया? थंब विल मूव आउटवर्ड फ्रॉम दैट ऑफ द कंडक्टर. कंडक्टर 1 से दूर जा रहा है, फोर्स खींच रहा है बाहर की ओर. ठीक है, अब इसका फील्ड लेते हैं और इसका करंट थंब रूल ले लिए, उलट गया. मतलब इधर तो प्लस है लेकिन अंदर जा रहा है. यहां पे इधर से आएगा तो क्या होगा? ये ऐसे करके मुड़ करके अंदर चला जाएगा, तो यहां अंदर चला जा रहा है. ये भी आपका किधर निकल रहा है? दैट इज मूविंग आउटवर्ड. यहां पर डॉट डॉट हो गया, बाहर आउटवर्ड निकल रहा है B2. और यहां पर भी आप देख रहे हैं ये अंदर जा रहा है. यहां पर क्या अंदर जा रहा है? क्रॉस कर दिए, ये हो गया B2. यहां भी क्रॉस कर दिए, दैट इज द B2. इसका मतलब अंदर की ओर जा रहा है कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें कंडक्टर 1 रखा हुआ है. तो फिर करंट का डायरेक्शन अब ले लिए यहां पर. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, करंट इज मूविंग, I1 इज मूविंग अपवर्ड एंड द फोर्स इज आउटवर्ड. तो ये किधर हो गया? इसका फोर्स किधर पड़ा?
तो F12 that is means force experienced on the conductor 1 due to the conductor 2. So F12 ये दोनों बात आपके सामने आया ड्यू टू द फ्लेमिंग्स रूल। एंड फ्लेमिंग्स रूल ही नहीं, यहां पर आपने लूप भी लिया है और लूप में करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो कैसा आ रहा है यहां पे, दोनों को आप देख रहे हैं। अब दोनों कंपेयर कर लिए तो डायरेक्शन हमको मिल गया और यहां पर यहां आपने लिखा था अट्रैक्टिव और यहां डायरेक्शन किया, यहां फोर्स क्या है, रिपल्सिव। रिपल्सिव एक दूसरे को दूर कर रहा है और मैग्नीट्यूड तो आप उसी तरह निकाल लोगे जैसे अब ये निकाले कि एक का अगर आप फील्ड लेते हो V1 तो V1 बस ऐसे ही समझ जाओ कि B1 अगर हम फील्ड ले रहे हैं B1 तो B1 क्या हो गया, दैट इज द म्यू नॉट बाय 4 पाई और यहां आपने क्या लिया 2, I1 का वैल्यू है I1 बाय डिस्टेंस हो गया R और फिर आप बोल रहे हो फोर्स एंड फोर्स इज इक्वल टू, क्योंकि परपेंडिकुलर रिलेशन है तो हम लिख सकते हैं BI2 L एंड L इज द यूनिट। देखो क्योंकि ऑलरेडी पहले समझा चुके हैं इसलिए हम यहां पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अब यहां पे B1 का वैल्यू रख दो तो फोर्स ऑफ 2 निकाल रहे हैं, 2 पे 1 फोर्स 2 पे 1 एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 बाय R। द सेम वे इस पे भी देखेंगे तो मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर आ रहा है, मींस दोनों में अगर हम सिमिलरली कर दें तो आई विल फाइंड द सेम रिलेशन दैट इज द म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 बाय R इन दिस टू एंड द डायरेक्शन इज अपोजिट। सो यहां पर भी वही रिलेशन आया F12 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ द F21 बट द टेंडेंसी इज व्हाट हियर, दैट इज द रिपल्सिव। पहले में क्या था, कंडक्टर एक दूसरे के नजदीक आ रहा था, दूसरे में क्या हो रहा है, कंडक्टर एक दूसरे से दूर जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन देखिए। अब देखो यहां एक चीज और निकाल रहे हैं कि 1 यूनिट एम्पियर करंट को हम देखेंगे बिटवीन द टू करंट कैरिंग कंडक्टर। 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज, अब 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इस करंट कैरिंग कंडक्टर में 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, 1 एम्पियर 1 एम्पियर करंट क्या है, तो सिंपल बात है, अभी हमारे पास रिलेशन आया दैट फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 बाय R। R इज द डिस्टेंस। सपोज करो दैट मान लेते इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर या 1 यूनिट, एम्पियर करो या यूनिट करो, यूनिट, and the distance between the two conductor is of 1 meter। तो यहां पर भी हम जो कंडक्टर का भी दूरी आप ले रहे हैं वो 1 मीटर ले रहे हैं। अब ये रिलेशन हमारे पास है, हम जानते हैं कि म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इनटू 10 टू द पावर -7 और 4 पाई ऑलरेडी है। तो अब इस रिलेशन को अगर हम देखते हैं और ये सारा मैग्नीट्यूड वैल्यू रख दे रहे हैं तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, दैट फोर्स इज इक्वल टू दैट इज द 2 पाई या 4 पाई कैंसिल हो गया तो 2 into 10 to the power -7। अगर इतना फोर्स एक्ट करता है, that much force is acting for the distance of 1 meter which produces the current of 1 ampere। So by this we define the 1 ampere also। 1 एम्पियर करंट क्या है, अगर 1 मीटर की दूरी पे अगर इतना न्यूटन फोर्स 2 into 10 to the power -7 न्यूटन अगर फोर्स एक्ट करता है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू द 1 एम्पियर। तो हम लिख सकते हैं दैट 1 एम्पियर क्या हो गया, 1 एम्पियर इज द 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज, अब इसी को बात कर रहे हैं तो 1 एम्पियर क्या हो गया, 2 conductors are separated by 1 meter in vacuum। 1 मीटर ए पार्ट कर सकते हैं, ए पार्ट इन वैक्यूम causes a force
of 2 into 10 to the power minus 7 Newton in 7 Newton represent 1 ampere. 1 ampere. So 1 ampere को आपने यहाँ डिफाइन किया with the help of this relation, और इस बात को अच्छी तरह से समझे कि that current one either of the current, अगर करंट दो कंडक्टर में पैरेलल कंडक्टर में मूव कर रहा है तो ऐसे कंडीशन पे अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों ही हमने देखा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट. So in the next video we will go for the another relation. Good luck.